भारद्वाज जी, गेस्ट ऑफ ऑनर सुखबीर जी, alumnus of my department, Kurukshetra University. Sukhbir ji, who is also teaching here and also I think also heading the department of history. Ashwani ji, Dr. Mahendra Singh Baghi ji. Baghi means revolutionary. This revolutionary person also has been an alumnus of my department. Other dignitaries of the dais and my dear friends, students, media persons. At the outset, I would like to express my sense of gratitude to Honorable Principal Sahib and Ashwani ji and also management of this college for inviting me here in this very important seminar on a very important or relevant theme, that is unsung chapter of Indian history, freedom movement, particularly in the context of Haryana. My dear friends, first of all, I would like to make it very clear that whatever have been said by I think Dr. Ashwani and other Dr. Principal Sahib about me, please don't take them seriously, because they are friends, and friends always praise us. So I don't think that I'm a big scholar or a big person or a big historian at all. So far as my own understanding about me is concerned, I always say that I'm just mere a student of history. I'm a student of history, just like you, जो student बैठे हैं. I'm trying to learn history, trying to read history, trying to practice history. That's all about my introduction. Okay. I think there are also students are also there, so I think I should be speaking in a mixed language. थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मिक्स भाषा में बात करते हैं. दोस्तों, आज का जो सेमिनार का थीम है, इट्स वेरी रेलेवेंट, एज आई सेड, वेरी इंपॉर्टेंट. भारत सरकार और ICHR करंट जो खासकर जो हमारी गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ पर काफ़ी जोर दे रही है कि अब तक जो हिस्ट्री लिखी गई. दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, फिर भी हमारा एक ऑलरेडी एक रिकॉर्ड होता है लगभग एक घंटे बोलने का, है ना. रिकॉर्ड एक वो फिक्स होता है, तो कोशिश करूँगा उससे पहले. बोर अगर हो जाए तो आप मुझे बता देना, इतनी मैं गारंटी देता हूँ बोर नहीं होने दूंगा. और कुछ नई चीज़ें बताऊँगा जो शायद आपसे पहले ना कही गई. तो दोस्तों, थीम बड़ा रेलेवेंट है, बड़ा मौजूद थीम है, अनसंग चैप्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई. पिछले साल हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और उसी से ये थीम निकल के आता है कि अब 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को. आज़ादी का जो हम उत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस आज़ादी को दिलाने में जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन लोगों ने अपने रोल अदा किए, उन लोगों को हम कितना हिस्ट्री में स्थान दे पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है. मेरे से पहले शायद चर्चा करी गई होगी इस विषय पे कि पुराने इतिहासकारों ने, अब तक के इतिहासकारों ने किन चीज़ों पे काम किया, किन चीज़ों को छोड़ दिया. वैसे भी इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है. हर आदमी का इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री में. यहाँ कई सारे लोग बैठे होंगे अलग अलग साइंसेस के, पर आई थिंक एवरीबॉडी टेक्स हिस्ट्री, इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. तो हिस्ट्री इसलिए इतिहासकारों को लेकर शिकायतें होती हैं और जायज़ हैं, लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए कि पुराने इतिहासकार जो थे सारा वो कोई बिल्कुल ही बायस्ड थे या उन्होंने कोई एजेंडा के तहत काम किया. वो लोग भी काम कर रहे थे, उनकी अपनी लिमिटेशन है. उनकी इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसमें 2 दिन में या कुछ इतिहासकारों द्वारा काम नहीं किया जा सकता. इस पे हमेशा, जैसे ये कहते हैं, हिस्ट्री कंटिन्यूज टू बी रिटन. इट इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. ये डायलॉग हमेशा चलता रहता है. हर
पीढ़ी का विद्वान, हर पीढ़ी का व्यक्ति, हर पीढ़ी का इतिहासकार इतिहास लिखता है। तो इतिहास लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास का दायरा इतना व्यापक है। अब जैसे आज का थीम ले लीजिए आप, हम हरियाणा में आज़ादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो आज़ादी की लड़ाई में अगर आप सरसरा सा एक मुख्तसर सी बात करें, हरियाणा के लोगों का योगदान कितना है, इस पर थोड़ा सा भी एक मोटी सी नजर डालें तो आपको ऐसा लगेगा कि हरियाणा के गांव-गांव का योगदान है। हरियाणा का कोई इलाका नहीं बसता, हरियाणा का कोई क्षेत्र नहीं बसता, हरियाणा का कोई गांव नहीं बसता, शहर नहीं बसता, और कोई वर्ग भी नहीं बसता जिन्होंने योगदान ना दिया। तो क्या उनको इतिहास में हम स्थान दिला पाए? सवाल ये है। तो जो इतिहास अब तक पढ़े नहीं, जो अध्याय अब तक लिखे नहीं गए, अब तक पढ़े नहीं गए, उन अध्यायों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, खोलने की जरूरत है दोस्तों। इसलिए ICHR स्पॉन्सर्ड ये जो सेमिनार आपके इस एरिया में प्रिंसिपल साहब जैसे बता रहे थे, ये करवाना, इससे ये लगता है कि आपकी दृष्टि कितनी आगे की है, जिसमें पूरे देश में चर्चा चल रही है उस विषय पे। आप इस पिछड़े इलाके में जो बिल्कुल काफ़ी मतलब दूरस्थ है दिल्ली से, और खासकर कुरुक्षेत्र या MD यूनिवर्सिटी से, आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसके लिए आप बधाई की बात है ना। खासकर अश्वनी जी के लिए मैं चाहूँगा ताली बजाएं आप। और भी बधाई दूंगा मैं आपको। अश्वनी जी ICHR स्पॉन्सर्ड सेमिनार ले आए यहाँ पे। ICHR आपको पता है हिस्ट्री की सबसे बड़ी बॉडी है, और उससे सेमिनार मिलना है किसी कॉलेज में, और वो भी ऐसे एरिया के कॉलेज में, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए भी आप ताली बजा सकते हैं। मुझे लगता है हरियाणा के किसी कॉलेज में पिछले कुछ अरसे से जितना मैंने देखा है, किसी कॉलेज में ICHR को के सेमिनार मैंने नहीं देखा हिस्ट्री में जो हुआ हो। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में कराया है, डिपार्टमेंट में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं। तो वास्तव में आप लोगों की दृष्टि और आपके जो मैनेजमेंट की और टीचर्स की दृष्टि बहुत आगे की है। मैं अब अपने थीम पे देखिए, तो मेरा थीम 2 भागों में बात कर रहा हूं मैं आपको, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है ये जो मैंने कहा अभी शुरुआत में कि आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा के लोगों का जबरदस्त योगदान है, व्यापक योगदान है, ये आप भी जान चुके होंगे पिछली चर्चाओं में। इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट पे बात करूंगा, और फिर मैं धाराओं की थोड़ी सी ब्रीफली चर्चा करूंगा कि लोगों ने किन किन धाराओं के तहत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आंदोलन में, आज़ादी की आंदोलन में योगदान दिए हैं। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट जानना बड़ा जरूरी है। आपने चर्चा सुनी होगी शायद मेरे से पहले कि हरियाणा जो है इसमें आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई औपनिवेशिक राज से, है ना। अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज शोषण कर रहे थे। 1803 से खासकर यहाँ से अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियल ऑपरेशन, ये तो सारे देश में ही था। Obviously this was also one of the factors। लेकिन अंग्रेजी राज कहाँ नहीं था, ओके। तो अंग्रेजों के शोषण की कहानी तो यहाँ भी चल रही थी, लेकिन मुद्दा ये है कि उस शोषण के खिलाफ हमारे हरियाणा में तो इतनी भारी लड़ाई शुरू हो गई। पता है 1803 से सर जी अंजन गांव की ट्रीटी, और उससे भी पहले से हरियाणा के लोग जो है मतलब अवेयर हो चुके हैं कि अंग्रेज आ रहे हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या कारण है? अब थोड़ा सा बगल में चले जाइए, पंजाब में देखिए कल्चर, हमारी जो कल्चर है ना हरियाणा की, कैसी संस्कृति है ये। संस्कृति से बनती है इतिहास की लड़ाइयाँ, संस्कृति से बनते हैं लोग। पंजाब में चले जाइए, पंजाब में अंग्रेजी राज लगभग बिना किसी प्रतिरोध के ज्यादा नहीं हुआ, स्थापित हो गए। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में उनका भी योगदान है, लेकिन इन कंपैरिजन टू, मैं पंजाब की ही बात कर रहा हूँ जो कि जिसका हम हिस्सा भी रहे थोड़ी देर के लिए। हालांकि हिस्टोरिकली कभी पंजाब का हिस्सा नहीं रहेगा, ये सिर्फ बात है 1849 की, तब पंजाब में आते हैं, ओके, नहीं 1857-58 के बाद। तो क्या कारण है, मैं उन कारणों में आपको लेके जाना चाहूँगा दोस्तों। वो कारण है, वो जो कंटेक्स्ट है हमारा आज़ादी की लड़ाई में, वो कंटेक्स्ट बनाता है हमारे कल्चर। ये जो अखड़ कल्चर जिसको आप
देसी कल्चर भी बोल देते हो, हरियाणवी कल्चर भी बोल देते हो, इसको जाटू कल्चर भी बोल देते हो, कई अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों में इसकी अभिव्यक्ति हम करते हैं, जो शब्द हमें अच्छा लगे। ये कल्चर एक खास तरह की कल्चर है, ये डेवलप हुई है खास तरह की ऐतिहासिक हालातों में। ये मेरी खास एक फाइंडिंग भी है, मैं इस विषय को लगातार पढ़ाया भी है मैंने, कि हरियाणा की एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, पहली चीज है प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली। हम दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली के बहुत करीब, और दिल्ली के लिए मारामारी मची हुई है, क्योंकि नेशनल कैपिटल है ना, बहुत पहले नेशनल कैपिटल बननी शुरू हो जाती है। वैसे देखिए तो इंद्रप्रस्थ का भी नाम सुना होगा, प्राचीन काल में भी इंपॉर्टेंट सिटी रहा है, लेकिन हाँ मेडिवल टाइम में दिल्ली एक सीट बन जाती है, पॉलिटिकल सीट। तो सारे जितने भी लोग आएंगे एम्बिशियस लोग, वो दिल्ली पे कब्जा करने के लिए आएंगे, है ना। तो लड़ाई हो रही है दिल्ली, पहला पॉइंट है प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, पहली बात। अब दिल्ली पे लड़ने के लिए उत्तर से भी आते हैं और दक्षिण से भी आते हैं, लड़ेंगे कहां? हरियाणा। दिस हैज बीन द बैटलफील्ड, दिस रीजन हैज बीन द बैटलफील्ड ऑफ इंडिया। आपको पता है ये भारत के युद्ध का मैदान रहा है ऐतिहासिक रूप से, लगभग सभी युगों में। आपको पता है प्राचीन काल में आपने सुना होगा महाभारत। अब महाभारत को कई लोग कहते हैं भाई माइथोलॉजिकल है, उतना उसका एविडेंस पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन चलो महाभारत को नहीं भी मानो आप, और आगे चले जाओ। उसके बाद इतिहास के कितने युग हैं, सिकंदर आता है, उसको तो जानते हो इतिहास। उसके बाद आप आगे चले जाइए, पानीपत की लड़ाइयाँ, 3 लड़ाई हुई है पानीपत में। ये पानीपत में ही लड़ाई क्यों हो रही है? सवाल देखो, इतिहास का विद्यार्थी एक सवाल पूछेगा, ये चीज यही क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, किन कारणों से? तरावड़ी की लड़ाइयाँ सुनी होगी आपने हांसी की लड़ाई सुनी होगी, आपने हिसार की लड़ाई, शायद इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं। हरियाणा के चप्पे चप्पे पे लड़ाइयाँ हुई है दोस्तों। सो दिस रीजन हैज बीन द बैटलफील्ड। अब ऐसे क्षेत्र में जहां हर दिन, आपको पता है दक्षिण से भी लोग आते हैं, मराठे आए, तीसरी लड़ाई में यही लड़े, और लड़े और बेचारे हारे। हालांकि बहुत योद्धा थे, जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि भाई महाराष्ट्र का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां से कैजुअलिटी ना हुई हो। जादूनाथ सरकार बहुत बड़े इतिहासकार हैं, क्लासिकल स्टोरी। लड़ाई में हार गए, हारे क्यों? हारे क्यों इन कारणों में जाए ना, केसी यादव लिखते हैं। यादव हमारे डिपार्टमेंट के बड़े इतिहासकार थे, वो कहते हैं काम ये था कि हरियाणा के किसानों को उन्होंने तंग किया, जब वो आए तो साथ नहीं मिला, और जब वो हार गए तो फिर जब भाग रहे थे, भागते भागते कुछ हमले किए। तो हरियाणा के लोग ऐसे क्यों हैं? हम देखिए स्वतंत्र स्वभाव के लोग हैं, स्वतंत्रता प्रिय, और ऐसे माहौल में रह रहे हैं जब हर रोज हमें गुलाम बनाया जा रहा है। कारण पता क्या है? देखिए वफादारी जब बनती है, जब अपने ही लोग हो, कल्चर का विकास जब होता है, जब शांति हो। हमारे यहाँ शांति भी नहीं है, इसलिए हरियाणवी कल्चर को कई लोग कहते हैं ये तो बड़ी अखड़ कल्चर है ना। यहाँ लिटरेचर का उतना विकास नहीं होता, कलाओं का उतना विकास नहीं होता। कैसे होगा? शांति कहाँ रही है? और लॉयल्टी कहाँ से आएगी? हम लोग लॉयल नहीं होते, मुझे माफ करना। हरियाणा का व्यक्ति ज्यादा लॉयल नहीं होता किसी के प्रति, वफादार, वो आजादी प्रिय होता, सुंदरता प्रिय। कारण ये है कि हमारे जो रूलर हैं वो सब विदेशी हैं, सब आते हैं, इधर से आते हैं, उधर से, और हमारे पर जो है तोड़ देते हैं, तो हम उनसे लड़ते हैं। ऐसे माहौल में जहां हर दिन लड़ाइयां हों, दोस्तों जरा गौर करना, दिस हैज बीन द बैटलफील्ड, जहां युद्ध का मैदान हो, युद्ध चल रहे हो, कैसे लोग बनेंगे, कैसे रहेंगे? आप जरा सोचिए, मजबूत लोग ही तो बचेंगे, जो कमजोर लोग होंगे तो आगे चले जाएंगे। चले भी गए, बहुत सारे लोग हमारे यूपी में गए, वहां उन्होंने साहित्य का विकास किया, बहुत कुछ किया। हमारे यहाँ तो हम अपनी भाषा को लिपि नहीं दे पाए। हमारी भाषा है, आपको पता है हरियाणवी भाषा इट इज रिचेस्ट लैंग्वेज। कुछ लोग कहते हैं लिपि है, लिपि नहीं है इसलिए बोली, ये गलत है। बहुत सारी भाषाएं ऐसी होती है जिनकी लिपि नहीं होती, कारण है उनके लिपि बनाने का टाइम नहीं मिला, या फिर जरूरत ही नहीं पड़ती कई बार। बहुत चीजें हैं दोस्तों, जरा देखिए। अब ट्राइबल लोगों की कहाँ लिपियां होती हैं? अंडमान निकोबार में एक औरत की डेथ हुई, एक ट्राइब की, आखिरी थी वो अपने ट्राइब की, मैंने पीछे पढ़ा, वो उसकी आखिरी थी, उसके साथ वो लिपि, वो भाषा भी मर गई।
आपको पता है वो जानवरों से, शेरों से बात कर लेती थी। ये होती है भाषा की ताकत। और मैं आपकी भाषा की भी ताकत बता दूं, हरियाणवी भाषा की। हम भी अपने जानवरों से बात करते आए हैं। हमारे कहते ही हमारी भैंस निकल के आ जाएगी पानी में से। दोस्तों जरा गौर करिए, भाषा हमारी कमजोर नहीं है। इसको भी आप कह देते बोली। आपको भाषा शास्त्र का ही नहीं पता है। जो लोग ये कहते हैं ना ये बोली है भाषा, वो अन्याय करते हैं। तो दोस्तों ऐसी, लेकिन हमारी ये जो भाषा है, हमारी जो कल्चर है, ये विकसित इस माहौल में हुई है जहाँ रोज लड़ाइयाँ चलती है। हम इतने मजबूत लोग हैं कि मरे से मरे आदमी, मतलब एक आदमी मरा पड़ा है हमारे पास, उसके ऊपर भी हंस लेते हैं। अभी शर्मा जी चुटकुले सुना रहे थे हमारे मैनेजमेंट के, हर बात में हंस रहे थे। ये जिंदा दिली कहाँ से आती है भाई? हम टेंशन लेंगे तो मारे जाएंगे। हर रोज टेंशन है ना। तो भाई ठीक है, मस्ती करो, चुटकुले बहुत सारे हैं, मैं चुटकुले नहीं सुनाना चाहता, आप देख लेगा किस तरह के चुटकुले हैं। दोस्तों ये है हमारा फ्रीडम लविंग स्वभाव, केयरलेस, मस्ती, आज में जीना, सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसना। इस तरह के लोग भी, और ये जो हमारा फ्रीडम लविंग स्वभाव था, इसके कारण हमने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करी। कभी आप ये सोच रहे हो अंग्रेजों से ही लड़े हैं? अंग्रेजों से पहले तो हमने औरंगजेब की अस्थियां उखाड़ दी, पता है आपको? औरंगजेब की अब मर भी गया, वो उसको कब्र में भी डाल दिया। उसकी जाटों ने उसकी कब्र खोद दी, वहां से लूट लिया, भाई इसमें माल होगा। तो मुगलों से खूब टक्कर ली। उसके बाद हमने मराठों से भी लड़े। हालांकि क्योंकि मराठों ने हमें तंग किया, हालांकि मराठे भी हमारे देश के लोग थे। लेकिन अब कोई भी रूलर आता, रूलर का स्टाइल होता है, वो टैक्स लेगा, वो तंग करेगा आपको, तंग करोगे तो भाई लड़ो, लड़ने के लिए क्या, हम तो लड़ते ही आए। दोस्तों ये कुछ फैक्टर मैं आपको गिना रहा हूँ। मैं कई बार कल्चर पे बोलता हूँ, हमारी कल्चर ऐसी बनी क्यों? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो ज्योग्राफिकल और जिसको हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहेंगे, ये कारण है। अब इन कारणों से हमारे देश में जब औपनिवेशिक हुकूमत आई, थोड़ा सा लेट आई हमारे पास तो 1803 में आए हैं। भारत में तो वो पहले आ गए थे, 1757 प्लासी की लड़ाई के साथ ही आ गए थे। आप जरा सोचिए ना, प्लासी की लड़ाई 1757, बंगाल में तो कोई खास बगावतें नहीं देखते आप। बंगाल के लोगों ने, बंगाली भद्र लोगों ने बड़ा अच्छे से स्वीकार कर लिया अंग्रेजी राज, और वो सबसे ज्यादा अधिकारी वही बनते थे। मेरे को अभी मैं खासकर ब्रिटिश पीरियड के कॉलेजों की बात, कॉलेजों में कई जगह जाने का मौका मिला मुझे, जो ब्रिटिश पीरियड में बने। 4-5 कॉलेज होते थे, 5 कुछ एक यूनिवर्सिटियाँ बनी, उनमें ट्रांसफर होती थी टीचर्स की। अब पूरे भारत में तो मोस्टली बंगाली होते थे प्रोफेसर, मोस्टली। हमारी यूनिवर्सिटी में भी शुरू में जो लोग आए थे बहुत बंगाली थे, पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग। अंग्रेजी राज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, अंग्रेजी तौर तरीकों को अपना लिया, शिक्षा को अपनाया, सारी चीजें उसके फायदों को अपनाया। दक्षिण भारत में देख लीजिए, मैं ज्यादा दक्षिण के इतिहास को हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन दक्षिण के लोग भी कॉलोनियल जो खासकर जो एजुकेशनल और कल्चरल जो बदलाव आ रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया। थोड़ा सा तो हमें भी स्वीकार करना चाहिए, और हमने किए भी हैं, लेकिन अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ा। तो 1803 के साथ ही हमारे यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और 1803 के बाद जो पहला पड़ाव है वो है 1857। अब मैं 4-5 चैप्टर बताता हूँ, जो इतिहास के सारे चैप्टर जो पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, पठित नहीं हुए हैं, जिसको आप अनसंग कहते हो ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं। पहला चैप्टर है प्री 1807 राइजिंग्स, 1857 से पहले की राइजिंग्स कह रहा हूं मैं, केसी यादव के शब्द नहीं। तो 1803 से लेकर 1857 तक का इतिहास अगर आप देखिए तो बहुत सारी राइजिंग्स होती हैं। राजा लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रियासत थी, वो रियासतों के राजा भी लड़ रहे हैं, लेकिन प्रजा भी लड़ रही है। उनका साथ कौन दे रहे हैं? साथ उनका कौन दे रहे हैं? बिना प्रजा के साथ से कोई लड़ाई हो सकती है? किसान, वो किसान जो मैंने बताया, जो औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, वो
वो इस पीरियड में अपना काम कर रहे हैं। पहला चैप्टर ये है, इस पे थोड़ा सा इस पे काम ज़्यादा नहीं हुआ है। इस पे हर उस मोमेंट पे, हर उस राइजिंग पे काम करने की ज़रूरत है। मैं खासकर नए जो स्कॉलर्स हैं उनको भी ये थीम सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा जो खास सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है रेवोल्यूशन या रेबिलियन ऑफ 1857। अब इस पे कई लोगों ने चर्चा करी होगी। 1857 की जो क्रांति है या जो पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोल देते हैं, फर्स्ट ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कई लोग इसको म्यूटनी भी बोलते हैं अंग्रेज लोग, लेकिन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हरियाणा की भागीदारी की थोड़ी सी चर्चा करूं मैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा सा मैं टच करूंगा। बहुत सारी चीज़ें इतिहास के चैप्टर में नहीं आई हैं, इतिहास की किताबों में नहीं आई हैं। आपको पता है हरियाणा का चप्पे चप्पे से बगावतें हुई हैं 1857 में। कुछ सोर्स मैंने भी देखे हैं 1857 के नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में, क्योंकि हम लोगों का देखिए मक्का मदीना वही होता है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, वहाँ पे हम बैठ के काम करते हैं। तो कुछ सोर्स जब देखते हैं, सोर्स भरे पड़े हैं, वो पता चलता है हमारे यहाँ 1857 पे एक म्यूजियम बना हमारी यूनिवर्सिटी में, जरा गौर कीजिए। हमारी यूनिवर्सिटी में म्यूजियम है, उस म्यूजियम में हिस्ट्री पे जो बात करनी थी कुछ, हालांकि वहाँ कुछ पोस्टर वगैरह लगाए गए हैं, कुछ स्टैचू वगैरह लगाए गए, लेकिन हिस्ट्री पे जो चीज़ें लिखनी थी वो मुझे लिखनी थी, मुझे काम दिया गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और कुछ भी ये जो आर्काइवल सोर्स देखे, तब मुझे वो किताबें पढ़ी। केसी यादव की किताब तो खासकर जानते ही होंगे, रोल ऑफ 1857 इन हरियाणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। यादव साहब के असल में तो यादव साहब ने एक जो ये पुराने इतिहासकार थे बहुत मेहनत करते थे, हालांकि उनके विचारों से हम कई बार डिफर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी उस तपस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यादव साहब के पास मैं भी बैठा हूँ, उनसे मैंने सीखा है। उनके सोर्सेज देख लीजिए, उस किताब के खासकर सोर्स देख लीजिए, वही सोर्स मैंने देखने का थोड़ा प्रयास किया। तो दोस्तों इस लड़ाई में 1857 की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, इस संघर्ष में गांव-गांव में अगर हम देखें ना, गांव-गांव में जब कुचला जा रहा है, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, बगावत हुई वो तो आप जानते ही हो भाई, कैसे अम्बाला से शुरू हुई, फिर रोहतक में नेशनल इन्फेंट्री ने बगावत करी और उसके बाद पूरे हरियाणा में फैल जाती है वगैरह वगैरह। वो सारे अलग अलग जिलों में कैसे फिर उसको एक एक जिले को काबू में किया गया, कैसे कुचला गया, राजाओं को बाद में फांसी दी गई। हाँ, अब्दुल रहमान खान थे जो झज्जर के वगैरह, मैं अभी सारी स्टोरी नहीं बताना चाहता आपको, लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूँ दमन चक्र जो होता है, जब दोबारा अंग्रेजी राज को एस्टेब्लिश करने का प्रयास होता है, उस दमन चक्र में गांव के लोगों पे गिरडियां चढ़ा दी गई। जानते हो आप इस चीज को? ये चैप्टर में ऐसी चीजें दर्ज नहीं हुई। हिसार हांसी के कुछ घटनाएं मेरे सामने आई कि लोगों को मारने के लिए तोप के सामने भी रख देते थे, तोप से उड़ा देते थे, लेकिन लोग बहुत सारे हैं तो कैसे मारे, सजा सबको देनी। अंग्रेज जो है बख्शते नहीं थे, जिसने भी सर उठाया। तो इसलिए फिर बाद में जो है गांधी की जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि ये तरीका कामयाब नहीं हो पाया। ये जो वायलेंस का तरीका, अंग्रेजों के पास भी हथियार की ताकत है, श्रेष्ठ हथियार, तो लोगों को तोपों से उड़ाया गया, गिरडियों से कुचलवाया गया, और फांसी के फंदे कम पड़े तो पेड़ों पे लटका दिया गया। आपके गांव गांव गवाह है, उन गांव गांव में वो इतिहास भरा पड़ा है। पहला बड़ा चैप्टर जिस पर काम जो हुआ वो मुश्किल से 10% भी नहीं हुआ। इस पर हमें काम करना है और हम करवाते भी हैं। कई स्कॉलर्स ने काम किया है, बागी भी उनमें से एक है। इन्होंने जो है बल्लभगढ़ जो रियासत है उसके कंटेक्स्ट में काम किया था। तो दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बड़ा चैप्टर है जिस पे ऑलरेडी कुछ इतिहासकारों ने काम किया है, वो है कांग्रेस का आंदोलन, खासकर उसमें गांधी जी की भूमिका। तो कांग्रेस की स्थापना देखिए 1885 में हुई, जानते हो आप सारे। आपको पता है कांग्रेस के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वाज फ्रॉम हरियाणा। तो हम उसी दिन से, जिस दिन से कांग्रेस बन रही है, तब से उससे जुड़े हुए हैं। लाला मुरलीधर का नाम सुना होगा आपने, अम्बाला के थे, और भी कई लोग कांग्रेस से लगातार जुड़ते हैं। कांग्रेस की जो लड़ाइयाँ हैं वो कई तरीके से चलती हैं। मॉडरेट्स भी हैं उसमें, उदारवादी भी हैं, फिर आपके अतिवादी आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। ये जो लैंड था ना, ये हरियाणा, ये एक्सट्रीमिस्ट का लैंड रहा है शुरू से। लाला लाजपत राय को जानते हो क्या? नाम कौन नहीं जानता। लाला लाजपत राय का कर्म भूमि यही तो है,
ये आप कहाँ से, हिसार, रोहतक, इस एरिया में लगातार स्त्री है। He was born in Rewari. हाँ Lala Lajpat Rai was born in Rewari. ऑब्वियसली, तो हरियाणा के ही थे दोस्तों। लाला लाजपत राय गर्म दल के नेता थे। 3 नेता मशहूर हैं पूरे देश में, लाल बाल पाल। वो गर्म दल का एक व्यक्ति हरियाणा में काम कर रहा है। ठीक है, हम उस समय क्योंकि पंजाब में विलय हो गया था हमारा, और वो भी एक सजा थी। पंजाब में जो विलय किया गया तब 1858 में, इससे पहले हरियाणा कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को, हम पंजाब में थे। पंजाब की कल्चर अलग है, हमारी कल्चर अलग है, नहीं तो हमारी कल्चर एक ना होती। तो हम तो दिल्ली सूबा के हिस्से थे, इस पार्ट ऑफ दिल्ली सूबा। और दिल्ली के, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के जो नवाब हैं, जो बादशाह हैं, जो किंग हैं, वो बाहरी लोग हैं, अपने लोग नहीं। उनके प्रति वफादारी हो तो हो कैसे, ऊपर से वो हमें अपना नहीं मान रहे। तो ये हिस्सा हमेशा दिल्ली सूबा का पार्ट रहा, लेकिन सजा के तौर पे वहाँ मिलाया गया, वहाँ फिर भेदभाव शुरू हुआ। तो इसलिए हरियाणा के लोग लड़ना शुरू करते हैं। आज़ादी की इस लड़ाई में, जिसको खासकर हम फ्रीडम मूवमेंट बोलते हैं, शुरुआत हो जाती है गर्म दल के इन नेताओं से। इसके बाद अब मैं गांधी की थोड़ी सी बात करें। गांधी बहुत बड़ा चैप्टर है इतिहास का, लेकिन गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है, खासकर उसके कंटेक्स्ट में हरियाणा में क्या हुआ, ये थोड़ा देखने की जरूरत है। इस लोगों को, इस चीज को थोड़ा सा लोग कम करके देखते हैं, खासकर जो छोटू राम की भूमिका आती है ना, उसके कारण कई लोग कहते हैं भाई गांधी का ज्यादा नहीं रहा या कांग्रेस का ज्यादा नहीं रहा। लेकिन हकीकत में अगर आप देखिए मेरे गुरुजी थे, मैं उनको सलाम करते हुए उनका नाम दूंगा, प्रोफेसर SP शुक्ला, रोहतक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने खुद इस पे काम किया है, और उनकी किताबें इट वाज ए वेल रिसर्च वर्क। उनका नाम लोग कोई लेते नहीं, हालांकि उनकी नकल मार के बहुत लोगों ने PhD करी है। आजकल देखिए केसी यादव की नकल मार के दुनिया ने PhD कर ली, केसी यादव को श्रेय भी नहीं देते। मतलब इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि कम से कम क्रेडिट तो दे दो। ये है नॉन फेयरनेस हमारे अंदर, वो ये बहुत, मतलब मुझे कई अजीब लगता है। मेरी थीसिस की भी बहुत लोगों ने नकल मार ली, जो मैंने कभी मार लो, कोई केसी यादव ये कहते थे, मार लो भाई, कोई बात नहीं, आप नकल, आपका फायदा हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि मेरी थीसिस सेम टू सेम नकल मार के कहीं सबमिट कर दी, वो बंदा डिग्री भी ले गया। ठीक है, तो दोस्तों ये भी हमारे यहाँ के लोगों की स्टाइल है? अपने प्रति थोड़ा क्रिटिकल होना चाहिए। हमारे अंदर देखो गुण ही गुण नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे कमियां भी हैं। तो याद अपने शुक्ला जी लिखते हैं कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट पे उनका काम है। उस समय कहते हैं भारत हरियाणा के जिलों से अंग्रेजी राज का प्रभाव खत्म हो गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो ठीक वैसे ही हालत है, ये तो ठीक वैसे ही हालत है जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बिहार में कर दिया था, नेपाल में कर दिया था, अंग्रेजी राज का वजूद मिटा दिया था और अपना लोगों का शासन एक तरह से ले आए थे। गांधी जी की मैं खासकर भूमिका की शुरुआत करता हूं दोस्तों। गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कहां हुई थी आप सब जानते हो, कहां हुई थी बच्चों बताओ? अलवर में हुई थी। अब गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देख लो आप, गांधी की ऑटोबायोग्राफी। गांधी किस लिए आने वाले थे यहाँ पे? जलियांवाला कांड हुआ था, है ना। उससे पहले गांधी की थोड़ा सा अंग्रेजी राज में आस्था भी थी, है ना। यही जो जलियांवाला हुआ, इसके बाद ही उन्होंने कैसरे हिंद वगैरह सब वापस कर दिए। लेकिन गांधी की आत्मकथा का कई लोग दावा करते हैं मैंने पढ़ी है, लेकिन पढ़ते नहीं लोग, वैसे कह देते हैं मैंने पढ़ी है। वो आत्मकथा खत्म ही यहाँ पे होती है। मतलब ये हरियाणा वाला जो चैप्टर है, ये उसका एक तरह से ये मामला है, ये आखिरी चैप्टर है उसका। क्या जब वो आज़ादी की बड़े लेवल पे लड़ाई चलाते हैं, खासकर रोलेट एक्ट, जरा गौर कीजिए। देखो जो मैं चीजें बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग लग रही होगी ना। तो गांधी जी जैसे जैसे चले पंजाब और पंजाब से पहले हरियाणा उबलने लगा। यहाँ जोश इतना ज्यादा आ गया कि अंग्रेजी राज को उनको पलवल में, यानी हरियाणा में एंट्री से थोड़ा सा मतलब एंट्री हो गई थी, उसी समय गिरफ्तार करके गांधी जी लिखते हैं मुझे गिरफ्तार कर लिया, मुझे एक दूसरी वापस जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया और मुझे बम्बई ले गए। बम्बई में जो है वहाँ भी लोगों में, अब देखिए गांधी बड़ा एक इतिहास का अजूबा ही है। कमजोर सा आदमी है, लंगोट पहनता है और लोग कहता मैं तो नॉन वायलेंस पे यकीन करता हूँ, मैं किसी को मारना नहीं चाहता
और उसके कारण देश में इतनी बड़ी क्रांति खड़ी हो गई। गांधी को समझना इतना आसान नहीं है दोस्तों। गांधी की कई हम सब गांधी की आलोचना करते हैं। गांधी को लेकर कहावत है, सुनी होगी, मजबूरी का नाम। ये कहावतें बनती क्यों, क्या दर्शाती है? हमारे राष्ट्रीय मनोज्ञा को दर्शाती है। हम संतुष्ट नहीं थे गांधी से, तब भी नहीं थे, आज भी नहीं। हम गांधी से बहुत शिकायतें करते हैं, गालियां देते हैं कई बार, लेकिन उस आदमी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। मजबूरी में अपनाया गांधी को। वो मजबूरी क्या थी? मजबूरी थी अंग्रेजी राज से लड़े तो लड़े कैसे? वायलेंस करें तो कुचल देते हैं, गेड़ियों के नीचे कुचलवा देते हैं। दोस्तों मैं गांधी पे लेक्चर नहीं कर रहा, थोड़ा सा बता रहा हूँ। गांधी पे मैं अक्सर बोलता हूँ कि गांधी को सही ढंग से नहीं समझा जाता। लोग कह देते हैं वायलेंस, नॉन वायलेंस। अरे नॉन वायलेंस की ताकत देखिए, उसने एक हथियार दिया हमें, वो है नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। हम अंग्रेज से भी घृणा नहीं करते, हम प्रेम के मार्ग से ही लड़ेंगे, लेकिन प्रतिरोध तो करेंगे ना। प्रतिरोध का तरीका दिया उन्होंने नॉन वायलेंट तरीकों से, और उसका असर देखिए, क्योंकि वो नैतिक ताकत है, वायलेंस नहीं, नैतिकता। कि भाई हम प्रेम करते हैं, प्रेम के मार्ग पे ही करेंगे, लेकिन अवैध रूप से आपने जो काम कर रखा उसका विरोध तो करने का हक है। तो जब ये तरीका तो खैर अफ्रीका में ही साउथ अफ्रीका में ही कामयाब हो गया था, तभी उनको लिया गया था, भारत कांग्रेस में बकायदा बुलाया गया था। तो गांधी वहाँ पहुँच गए बॉम्बे में। बॉम्बे में वो जब पता नहीं वीटी स्टेशन था जो आजकल शिवाजी के नाम से CST बोलते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल से स्टेशन से जब उतारा गया, ये वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ। वहाँ भी लोगों में जोश। वहाँ एक घोड़े पे कुछ पुलिस वाले आए, उनको किसी तरह घोड़े पे बिठा के ले गए वहाँ से, और फिर वो पुलिस अधिकारी बाद में उनको वहाँ किसी जेल में या थाने में जाके लेके, फिर उसने कहा बाबा ये कैसी आग लगा दी आपने इस देश में। वो लिखता है ये कैसी आग लगा दी, क्या है आपके अंदर ऐसी ताकत। तो दोस्तों वहाँ से शुरू होती है हरियाणा में आज़ादी की लड़ाई। वैसे तो लाला लाजपत राय ने शुरू कर दी, लेकिन एक नया टर्निंग पॉइंट आता है कि नॉन वायलेंट तरीकों से हम लड़ेंगे। गांधी जी के हर आंदोलन में लोगों का बहुत भारी योगदान है। मैं थोड़ा सा अभी ये जिक्र कर रहा था, उन सारे आंदोलनों को, यानी रॉलेट एक्ट, हरियाणा को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। रॉलेट एक्ट हो, या फिर जलियांवाला मामला हो, या फिर जो है अब तक पहला जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन उसी से जुड़ा हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, उन सारे आंदोलनों का एक व्यापक प्रभाव है। उस पर अभी एक्सप्लोरेशन ज़्यादा नहीं हुआ है, रिसर्च ज़्यादा नहीं हुआ, वो हमें करने की। तो अब पैर पंडित अध्याय बहुत सारा उसमें भी है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी एक और बड़ी लड़ाई जो हरियाणा के लोगों ने लड़ी, वो है INA, आज़ाद हिंद फौज। आप सब जानते होंगे इस एरिया से आज़ाद हिंद फौज में कितने लोग भर्ती हुए थे इस एरिया से। मैं इसी एरिया की बात कर रहा हूँ। हरियाणा की सच बात तो ये है कि हरियाणा के लगभग हर जिले से खूब एनलिस्टमेंट होता है। INA बनती उधर है। हमारी सेना में लोग गए हुए थे, तो पहले से ही जो है इसका एक आइडिया दे दिया था रास बिहारी बोस ने, लेकिन नेताजी ने इसको रिवाइव किया। तो INA के जो मुकदमे चलते हैं, खासकर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कब चलते हैं ये ट्रायल, INA ट्रायल 1946 की बात है। INA ट्रायल का इतना व्यापक असर है कि देश में उससे आज़ादी बिल्कुल नजदीक आ गई। वो तीन लोगों पे मुकदमा चलता है। आप जानते हैं, मुसलमान है, एक हिंदू है, एक सिख है, सहगल, शाहनवाज और ढिल्लों। और पूरे देश में उससे जोश आता है। सजा उनको हो नहीं पाती। उसी समय भारत आज़ाद हो गया। सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से 3 लोगों पे मुकदमा चलाया गया था। लेकिन अगर नेफा की लड़ाई की बात करो ना, जिसमें जापानियों से लोहा लिया जो अंग्रेजों से हम लड़े और जापानियों की मदद से लड़े, उसमें हरियाणा के बहुत लोग शहीद होते हैं। तो INA के जो सोल्जर्स हैं वो हरियाणा से बड़ी मात्रा में उन पर भी काम किए जाते हैं। इस पर मैंने बल्कि एक MD लेवल पे काम करवाया भी था, लेकिन पूरे इस पर अलग से रिसर्च हो सकते हैं। एक और मैं चैप्टर की बात करता हूँ, वो है क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी। क्रांतिकारियों की और खासकर कम्युनिस्टों की और समाजवादियों की भूमिका पर कुछ खास काम नहीं हुआ है हरियाणा के कंटेक्स्ट में। अब तो लोग थोड़ा कम्युनिस्टों का नाम सुन के भी खुश नहीं होते। आपको पता है कितना जबरदस्त जज्बा था समाजवादियों में। राम मनोहर लोहिया की मैं बात कर रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया की, JP की, इन लोगों ने भी, और
उससे पहले क्रांतिकारी भगत सिंह से खासकर जो इंस्पायर थे, भगत सिंह से भी इंस्पायर लोग हरियाणा के भी थे, क्योंकि क्योंकि ये जो सारा इलाका जुड़ा भी हुआ है, हम इंस्पिरेशन लेते हैं। तो क्रांतिकारियों की जो भूमिका, उसके अलावा समाजवादी नेताओं की भूमिका, मैं अब एक जगह देख रहा था, अभी मैं नाम थोड़ा सा, क्योंकि मैं वैसे बोल रहा हूँ, नाम मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसे 20 नाम मेरे सामने आए दोस्तों, जो कि समाजवादी विचारधारा के थे और एक से एक इंटेलिजेंट लोग। तो समाजवाद एक टाइप का फैशन था उस जमाने का, ये एक आइडियोलॉजी थी जो कि फैशन ऑफ द टाइम। हर एक टाइम का एक फैशन होता है, जैसे आजकल आरएसएस एक फैशन बन गया है ना, हर आदमी कहता है मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ, तो ठीक है। उस समय समाजवाद एक फैशन था, और जब वो फैशन बन जाता है ना एक विचार, तो उस समाज के जो बेस्ट ब्रेन है उससे वो जुड़ते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट लोग जुड़ जाते हैं। तो सारे जो समाजवादी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, और कुछ ऊंचे घरानों से आते हैं, खासकर अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में पढ़े हुए, उन लोगों ने समाजवाद के विचार को आगे बढ़ाया और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इंस्पिरेशन बनते हैं इसमें जेपी जैसे लोग, और खासकर लोहिया जैसे लोग। लोहिया भी खुद जो है एक ऊंचे परिवार से आए थे, लेकिन इन लोगों के बलिदानों को, देशभक्ति को हमें सैल्यूट करना होगा। कम्युनिस्टों का, समाजवादियों का जो योगदान है, इस पर भी काम किए जाने की जरूरत है। देखिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी, मैं किसी को पूर्वाग्रह की नज़र से किसी की अवहेलना नहीं करना चाहूँगा। मेरा विचार कुछ भी हो सकता है, मुझे उसके योगदान को इतिहास में देना पड़ेगा स्थान। इसी तरह और मैं बात कर लूँ थोड़ा सा, एक पहलू और है, वो है किसानों के योगदान। किसान जो है, क्योंकि हरियाणा किसानों का ही प्रदेश है, और किसानों में यहाँ सब शरारती किसान जाट हैं, बराबर मैं एक शब्द वैसे यूज कर रहा हूँ, ये शरारती इसलिए कहा है, नोटोरियस, ये अंग्रेजों की शब्दावली है। तो कहते हैं ये बड़ी नोटोरियस कम्युनिटी है, ये काबू में ही नहीं आ रही। तो क्योंकि मैं फिर कहूँ, औरंगजेब से लेके और अंग्रेजों तक ये सब की नाक में दम करने वाले लोग हैं। तो और एक चीज़ और बता दूँ, हरियाणा की जो कल्चर है हमारी, खासकर इस एरिया की, ये जो आपका भिवानी है, रोहतक है, ये जो बांगरू एरिया जिसको बोलते हैं, तो यहाँ की कल्चर को डेवलप करने में जाटों का बहुत बड़ी भूमिका है। जाटों की अपनी जो कल्चर थी, उसका प्रभाव सभी पे आया। वो भाषा भी वहीं से आती है, तौर तरीके भी वहीं से आते हैं। तो मैं वो बात कर रहा हूँ, ये जो किसान लोग थे हरियाणा के, जाट के अलावा दूसरे भी, इन किसानों ने अंग्रेजी राज के खिलाफ खूब लड़ाइयाँ लड़ी। पहले लड़ाइयाँ इनकी चलती थी, खासकर गांधी का युग आने से पहले और छोटू राम का युग आने से पहले, वो सीधी मुठभेड़ करते थे। लेकिन छोटू राम ने एक नई रणनीति दे दी। तो छोटू राम का जो आंदोलन है, उस पर काम किया है लोगों ने। उस काम को देखने के अलावा कुछ लोग उससे, देखिए, जैसे प्रेम चौधरी एक राय बना देती है, प्रेम चौधरी का नाम सुना होगा आपने, वो एक राय बना देती है कि भाई ये लोग तो अंग्रेजों के लॉयल थे, इसको तो सर की उपाधि मिली थी, और ये बस अंग्रेजों की सेवा करते रहे, वफादार थे। तो राम सिंह जाखड़ भी ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पहली बात तो छोटू राम जो है वो फ्रीडम मूवमेंट में ही जुड़े थे। पहली बार फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा थे, गांधी जी के आंदोलन का हिस्सा थे, कांग्रेस का हिस्सा थे। ये बात हम भूल जाते हैं। उनका कुछ क्लैश हुआ कांग्रेस के नेताओं के साथ, किन्हीं कारणों से, खासकर जब पहला आंदोलन चला, तो वो फिर छोड़ के चले गए, उनको एक तरह से जाने को मजबूर किया गया, जो भी है। लेकिन अंग्रेजी राज के साथ नो डाउट कोलैबोरेशन किया है छोटू राम, लेकिन हमें ये इसका दूसरे पहलू को इग्नोर नहीं कर सकते। वो है किसानों की मुक्ति। किसानों को खासकर साहूकारों ने और अंग्रेजी शोषकों ने हरियाणा के किसानों को जिस तरह से कर्जदारी के जो क्लच में फंसाया था, उससे लड़ने के वो तरीके ढूंढ रहे थे। वो भी नॉन वायलेंट व्यक्ति थे गांधी की तरह। वो शायद उन चीज़ों को समझ गए थे कि भाई हम सीधे लड़े तो उससे मिला क्या सिवाय बर्बादी के। हम लड़ते रहे, किसान जाट लड़ते रहे, लेकिन मिला क्या? थोड़ा सा हमें अपने हालातों को सुधारना भी होगा। सब सुधार रहे हैं, मिडिल क्लास सुधार रही है, ये सारी मिडिल क्लास अंग्रेजी राज से कोलैबोरेशन भी करती थी। एक तरफ कोलैबोरेशन करते थे, दूसरी तरफ आंदोलन भी करते थे। अब गांधी जी के आंदोलनों में, कांग्रेस के आंदोलनों में सारी मिडिल क्लास थी। लेकिन छोटू राम ने उसी तरह से, वो छिपे रूप में कोलैबोरेशन करते थे, उसने जो है थोड़ा सा खुल के हाथ मिला लिए, यूनियनिस्ट पार्टी बनाई,
लेकिन मैं यूनियनिस्ट पार्टी के एक रोल को जरूर रेखांकित करना चाहूँगा। तो हम सब जानते हैं वो रोल क्या है, वो है उनके गोल्डन लॉज। सुना होगा आपने, इसको गोल्डन लॉज बोलते हैं। कई सारे कानून बनवाए हैं जिससे किसानों को रिलीफ मिलता है। तो किसान आंदोलन की एक दिशा बदलती है, वो एक मॉडरेट और एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रूप लेके और एक पार्टी पॉलिटिक्स में आके यूनियनिस्ट पार्टी में फिर उस आंदोलन को, जिससे किसानों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। हालांकि इस पर भी एक डिबेट है कि खासकर हमारे मेरे गाइड जी से इस मत के थे शुक्ला जी कि छोटू राम के उन सो कॉल्ड गोल्डन लॉज से कितना किसानों को रिलीफ मिल पाया हकीकत में, क्योंकि सिस्टम तो औपनिवेशिक ही है। औपनिवेशिक राज से मुक्ति किस हद तक मिल पाएगी जब तक उस राज को ही नहीं आप हटाओगे। खैर, लेकिन किसानों के उन दोनों ही तरह के आंदोलनों को हमें देखिए, इसके कारण एक गड़बड़ हो गई। सारा का सारा फोकस इस इंटरप्रिटेशन पे चला गया कि भाई छोटू राम कोलैबोरेशन कर रहे थे इसलिए किसान भी कोलैबोरेशन करने लगे। ये बात सही नहीं है। छोटू राम का भी मकसद है किसानों को लिबरेट करना, इस वे में वो कोलैबोरेशन कर रहे थे। किसानों के एम्पावरमेंट में योगदान देना, इस वे में उनका एक रोल रहा काफी। इकोनॉमिक डिप्रेशन कुछ हद तक हुआ, लेकिन उससे बड़ा कुछ नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भेजा। वो नई अपॉर्चुनिटी कौन सी थी? वो थी खासकर शिक्षा। ये जो जाट शिक्षण संस्थाएं बनी, बहुत सारी संस्थाएं बनती है, वैस्ट कॉलेज भी बनते हैं, यहाँ भी एक वैस्ट कॉलेज है, ये आपका खुद का कॉलेज है। ये सारे जो लोग थे ये गांधी जी से इंस्पायर थे बेसिकली कि भी अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का बायकॉट करो। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का बायकॉट करके अपनी संस्थाएं खड़ी करो। तो छोटू राम भी लगभग वही कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने भाई जाटों के नाम से कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, नो डाउट, क्योंकि जाति हमारा एक सच है और एक तरह से हम एक वे में जातिवादी भी हैं। हम सब इसी तरह की संस्थाएं बना रहे थे। अब वैश्यों की संस्था बन रही है, ब्राह्मणों की बन रही है, यादवों की, अहीरों की बन रही है, तो छोटू राम ने जाटों की बना ली। सब बाद में और भी स्कूल बनते हैं, कोई सैनियों का स्कूल है, कोई जांगड़ा ब्राह्मणों का स्कूल है, वगैरह वगैरह। क्योंकि सदियों से जाति हमारे दिमाग में बैठी हुई, उससे बाहर जाती। लेकिन एक चीज थी, वैसे ये जितनी भी जातीय संस्थाएं थी उनकी नैरो सोच नहीं थी। अभी मुझे इनके आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने भी ये बात कही कि जो आदमी जाति के दायरे में होता है उस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, वो ज्यादा आगे नहीं जा सकता। वो लोग बेशक जाति के नाम से संस्थाएं बना रहे थे, लेकिन उनकी सोच जातिवादी नहीं थी, ये मैं कह रहा हूँ। उन स्कूलों में उन्होंने गरीबों के बच्चे भी भर्ती किए, अलग अलग जातियों के, और खासकर जो वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं वो भी भर्ती किए हैं। और कितने बच्चे निकले वहां से, ये बात भी हमें थोड़ा देखनी चाहिए। खुद छोटू राम के जो काम है उससे कुछ फायदा, नो डाउट, ज्यादा फायदा जाटों को हुआ होगा, किसानों को हुआ होगा, लेकिन कुछ फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे उन्होंने भर्ती का काम शुरू किया। हम कहते हैं अंग्रेजों का कोलैबोरेशन कर रहे थे। अब देखिए, इस चीज को इतिहास में जब अनसेंट चैप्टर कह रहे हो ना आप, तो उन चीजों को एक नए नजरिए से भी देखने की जरूरत है। तो उन्होंने एनलिस्टमेंट कराया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कराया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी कराया, उसके कारण इनको सर का खिताब मिला। ओके, ठीक है, लेकिन वो लोग जो फौज में गए, जो गांव के भूखे लोग, भूखे किसान या दलित या पिछड़ी जातियों के लोग जो फौज में गए, उनके लिए पता कितने अवसर खुल गए, है ना? क्योंकि उस समय तो भूखे मर रहे हैं लोग, टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, कृषि छोड़ रहे हैं। वो लोग जो आर्मी में गए, वो थोड़े से पैसे भी लेके आए, बच्चे पैसे, क्योंकि वो अपने परिवार में पैसे भेज रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है, वो एक विजन लेके आए कि भी बच्चों को पढ़ाना है। दुनिया कितनी कहां से कहां चली गई। तो पता है, हम लोगों में से जितने भी लोग आगे बढ़े हैं ना, इतिहास का ये चैप्टर है, इस पर भी काम किया जाना चाहिए। हम लोगों में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स आर्मी में गए थे। आर्मी ने हमें वो एवेन्यूज दिए, वो लोग विजन लेके आए, उससे फिर पढ़ाई हुई, फिर शिक्षा की तरफ गए। तो दूसरी पीढ़ी, आप पहली पीढ़ी देख लेना, ज्यादातर लोगों की आर्मी वाली मिलेगी, जो एडवांस हुए, जो आगे बढ़े। तो इस चीज को हमें, खासकर छोटू राम जैसे लोगों का, या और इस तरह के लोग हैं जो आर्मी से, आर्म फोर्सेस से या INA से भी जुड़ते हैं, तो उन्होंने फिर बाद में समाज में बहुत सारे बदलाव और किए। एक चीज और है, और एक चीज थोड़ा छूट गई थी, वो थोड़ा बीच में जिक्र कर दूं। कांग्रेस जो आई थी, कांग्रेस के आंदोलन से पहले और आज़ादी की लड़ाई, पहली लड़ाई जो थी हमारी, हाँ, तो पर्ची की तो जरूरत नहीं है, करो, मैं पूरा करने ही वाला था। एक दो पहलू
हूँ मैं भी जयपुर का, दो पहलुओं की बस चर्चा और करता हूँ। पहला है जो पहले आजादी की लड़ाई से, यानी गांधी जी के आंदोलनों से पहले, कांग्रेस से पहले और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद एक पीरियड है, उसमें भी हरियाणा के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। वो है सामाजिक धार्मिक, भाई गौर करो जरा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, खासकर आर्य समाज। और एक दूसरा और संगठन बनता है सनातन धर्म महासभा, झज्जर से इसके फाउंडर थे। आर्य समाज पता है 1800 कब बनता है? 1875 में। उसके 2-3 साल के बाद हरियाणा में उसकी शाखाएं बननी शुरू होती हैं। हरियाणा के जो आर्य समाज है वो बनने शुरू होते हैं। और आर्य समाज ने सामाजिक जागृति लाने में और सुधार लाने में सबसे बड़ी रेडिकल भूमिका अदा करी है। ये उस समय का, जैसे मार्टिन लूथर थे ना यूरोप में, मार्टिन लूथर ने जैसे ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट विचार दिया कि विरोध करेंगे रूढ़िवादी चीजों का, सिर्फ उसी चीज को मानेंगे जो बाइबल में लिखा है। वही काम आर्य समाज ने कहा कि जो वेदों में लिखा है वो मानेंगे। वेद है हमारा आधार, उसके बाद जितना भी लिटरेचर उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा बाकी का जो लिटरेचर है वो थोड़ा सा ब्राह्मणिकल है, उसके कारण फिर दूसरी तरह के विचार आते हैं, उनको खारिज कर देते हैं। बहुत क्रांतिकारी संगठन है ये, इसका इतना व्यापक असर पड़ता है। आर्य समाज का सबसे पॉपुलर बैटल जो फील्ड है वो अपना हरियाणा ही है, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा के जो किसान हैं, जाट हैं, अहीर हैं, इवन ब्राह्मण भी हैं, सारी जातियों के लोग, दलित हैं, बहुत बड़ी तादाद में जुड़ते हैं आर्य समाज से। आर्य समाज ने शुद्ध आंदोलन खासकर जो चलाया, उससे निचले लोगों में जागृति आती है। वो हिंदू समाज से भी जुड़ते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखते हैं। आर्य समाज ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। आर्य समाज ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। दलितों को मुख्य धारा में लाने के, उनके अधिकार दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी। ये आपकी एक यूनिवर्सिटी बनी है, आपने सुना होगा, महिला यूनिवर्सिटी कानपुर में, किसके नाम से है? फूल सिंह के बारे में आप जानते होंगे। शुरू में तो पटवारी थे, बहुत सारी रिश्वत लेते थे। आर्य समाज के जब संपर्क में आए तो उन्होंने वो सारी लोगों से भी रिश्वत ली थी, वो सारी लौटा दी। देखो कितना असर है। ये नैतिक विचार होगा दोस्तों, गांधी का विचार है या स्वामी दयानंद का विचार, ये बहुत नैतिक लोग थे। इनका असर देखिए, ठीक है, व्यक्ति के जीवन कैसे बदलता है। रिश्वत लौटा दी, उसके बाद वो जो है शिक्षा के फील्ड में और समाज सुधार के फील्ड में काम करते हैं। दलितों के लिए उन्होंने एक अनशन किया, एक कुआं खुदवाने के लिए, आपने सुना होगा, मोट गांव में। उस पर पूरा रिसर्च हो सकता है, पूरी पीएचडी हो सकती है उस पर, पता नहीं किसी ने करी है कि नहीं। कितने सारे अनशन चैप्टर है। उस व्यक्ति ने गांधी जी से प्रेरित होकर लगातार 20 दिन तक फास्ट किया। अल्टीमेटली गांव के लोगों को मानना पड़ा और वो कुआं दलित भाइयों के लिए बना। कितना पूर्वाग्रह था, कितना गंद था समाज में, कितनी समस्याएं थी उनके खिलाफ। आर्य समाज, उसके खिलाफ ये समाज सुधार संगठन लड़ते हैं। लेकिन एक चीज का नाम मैं और ले दूं, वो है सनातन धर्म सभा। अच्छा, सनातन धर्म शब्द है ना, आजकल भी काफी चर्चा होती है इस पे। इसका मतलब थोड़ा सा हम रूढ़िवादी अर्थों में लेते हैं, लेकिन दोस्तों उस समय का जो सनातन धर्म था, वो जो संगठन बना था, वो लोग कंजर्वेटिव लोग नहीं थे, मैं ये बात कह रहा हूँ। हाँ, उनमें और आर्य समाज में बस एक फर्क था कि आर्य समाज ने वेदों के अलावा सारा लिटरेचर खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, बाकी के लिटरेचर की भी महत्ता है, बाकी की वहां से भी कुछ परंपराएं आती हैं, लेकिन हम कोई वर्ण व्यवस्था के समर्थक नहीं है, हम कोई जात पात के समर्थक नहीं है, हम महिलाओं को दबाने के समर्थक नहीं। वो भी लड़ते हैं, समाज सुधार के लिए उनका भी योगदान है, ये नहीं भूलना चाहिए। देखिए, चाहे ब्राह्मणों की संस्था हो, बोर्ड कॉलेज, चाहे ये संस्था हो, कोई भी संस्था हो, उनमें वीकर सेक्शन के लिए खास सहानुभूति है। चाहे आर्य समाजियों की संस्था, ये देखो एक यूनानिमिटी है, वीकर सेक्शन और महिलाएं, इनके लिए खास सिंपैथी है कि इनको ऊपर उठाना है। तो जिस ढंग से आज हम अपने चश्मे से देखते हैं ना, उस ढंग से नहीं देखना। उस समय जो लड़ाई लड़ी वो आदर्शवादी लोग हैं सारे ही। अब एक लास्ट का पहलू है, वो है प्रजामंडल आंदोलन। हमारे जो देशी राज्य थे, यहाँ पे बहुत सारी रियासतें थी। जो हरू में भी एक रियासत थी, आपको पता होगा, पटौदी में भी रियासत थी, बहुत सारी रियासतें थी। इन रियासतों के लोग, गांधी जी और खासकर कांग्रेस ने और नेहरू भी हैं इसमें,
इन लोगों ने ये एक विचार दिया था कि भाई आपके यहाँ हम तो आ नहीं सकते, कांग्रेस तो आ नहीं सकते, तो आप अपने प्रजा के खुद मंडल बनाइए और लड़ना शुरू करिए। हर रियासत में संग्राम होता है, रियासतों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ, उन पर भी बहुत कम काम हुआ है। उस पर भी, वो भी अनसंग चैप्टर है, थोड़ा सा केसी यादव ने उस पर लिखा है अपनी किताब में, या और विद्वानों ने लिखा है, लेकिन वो तो पूरे के पूरे चैप्टर हैं। डॉक्टर आभीर की पीएचडी है। जी, अमीर की पीएचडी है, सही कह रहे हो आप। DC लेकिन हर रियासत पर काम कर किए जाने की जरूरत है। अब मैं बाकी का जिक्र कर रहा था क्योंकि ये मेरे एलमनस भी रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के विद्यार्थी भी रहे हैं, थोड़ा सा प्रेम होता है। इन्होंने जो है बल्लभगढ़ के नवाब जिसको फांसी पे टांग दिया था, उस पर अकेले काम किया। तो ये जो नवाब हैं, ये जो लोग हैं, प्रजामंडल के लीडर हैं, देखिए वो इतिहास के कहीं उससे ऐसा लगता है अभी भी दायरे से बाहर हैं, पर उनके बलिदानों को एक्सप्लोर किए जाने की और इतिहास में स्थान दिए जाने की जरूरत है। एक लास्ट का एक पॉइंट और है दोस्तों, वो लास्ट का जो पहलू है वो है सबाल्टर्न लोगों की लड़ाइयाँ। इतिहास में एक नया ट्रेंड चला 90s के दशक में, 80s के दशक में, वो है सबाल्टर्न स्टडीज। आप सब जानते होंगे इतिहास के विद्यार्थी। सबाल्टर्न जो रंजीत गुहा ने खासकर ये विचार दिया था, 1982 में पहली सबाल्टर्न स्टडीज की का वॉल्यूम आता है। इन्होंने कहा कि इतिहास में जो अंडर क्लासेज हैं, अंडर क्लासेज जिनको सबाल्टर्न क्लासेज भी कह सकते हैं, मतलब जिनका कोई इंफीरियर रैंक है, जिनका कोई स्थान ज़्यादा नहीं है एलीट की निगाह में, और उनको भी इतिहास में, क्योंकि उनके संघर्ष, देखिए इतिहास है लोगों के बारे में, इतिहास राजाओं के बारे में नहीं है। हमने इतिहास में प्रोग्रेस का आइडिया ऑफ प्रोग्रेस बहुत सक्सेसफुली लागू किया है हम इतिहासकारों ने। देखिए कहाँ से चले थे, औपनिवेशिक विचार से चले थे, सबाल्टर्न विचार तक चले गए। इतिहास का विकास जो लोग दूसरे साइंस के हैं, मैं उनको बता दूं, जितना विकास हिस्ट्री का हुआ है, शायद दूसरे साइंस का मुझे नहीं पता कितना हुआ होगा, लेकिन हम आइडिया ऑफ प्रोग्रेस से जुड़े रहे और लोगों तक, लोग हैं, आम लोग हैं इतिहास का हीरो, राजा या नेता इतिहास। तो सबाल्टर्न लोग, ये सबाल्टर्न स्टडीज के विद्वान गुहा साहब ये कहते थे, और बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग हैं इसमें, तो वो ये कहते थे कि भाई जो इलीट है, इलीट, हम इसी को क्यों महत्व देते हैं, हम लोगों को महत्व क्यों नहीं देते। अभी सबाल्टर्न क्लासेज क्या है, सबाल्टर्न क्लासेज में किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, लेकिन दलित भी आते हैं। दलितों का अलग से काम नहीं करते, हम क्यों नहीं करते, सारा किसान मजदूर के दायरे में ढक दिया मामला, लेकिन दलित की अलग आइडेंटिटी है, क्योंकि उसको जाति के आधार पे दबाया गया है, शोषण है जाति के आधार पे। तो क्यों नहीं दलित अपने अलग, आपको पता दलितों के आंदोलन वो अलग से ऑर्गेनाइज होते हैं, उनकी प्रॉब्लम अलग तरह की, इसलिए आदि के नाम से बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं। आदि, आपको पता है पंजाब में भी एक आंदोलन चला, आदि धर्मी आंदोलन, सुना होगा आपने, और पूरे देश में कहीं आदि आंध्र आंदोलन है, कहीं आदि तमिल आंदोलन है, आदि कन्नड़ आंदोलन है। ये कहते हैं हम मूल निवासी थे, इस देश की विचारधारा है, कुछ थे भी इनमें से मूल निवासी, लेकिन सारे नहीं थे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो लेकिन हमारे साथ ही भेदभाव हुआ, तो वो अलग से लड़ाइयाँ लड़नी शुरू करते हैं। तो जो लोअर कास्ट हैं और खासकर दलित हैं, इनकी अपनी भूमिका है जिस पर एक्सप्लोरेशन किए जाने की जरूरत है, और खासकर सबाल्टर्न स्टडीज के स्कॉलर्स ने हमें बताया। ट्राइबल पे काम, हमारे यहाँ ट्राइबल ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ एक ट्राइब थी हमारे यहाँ, जिनको अभी शेड्यूल कास्ट में ही हम शामिल कर लिया गया, या कुछ एक और ग्रुप बना दिए गए, नोमैडिक ग्रुप, उनकी अपनी लड़ाइयाँ हैं। इन लोगों के साथ इतिहास में पता है बहुत भारी अन्याय हुआ है, ये चीज़। और सबाल्टर्न लोगों का रोल इतिहास में बिल्कुल काम नहीं किया गया, इस पर बहुत कम हुआ है। मेरा थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट है, खासकर मैंने थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। देखिए एक एक्ट बनता है जिसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। दोस्तों, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अंग्रेजों ने एक एक्ट बना दिया, पूरी ट्राइब को क्रिमिनल घोषित कर दिया। इनमें से ज्यादातर ट्राइब कौन सी हैं, ज्यादातर दलित हैं या ट्राइबल हैं। इनको कहा ये लोग वो हैं जिनको अच्छे काम करने का तो हक नहीं है ना, अच्छे काम तो ऊंचे वर्गों ने ले लिए, तो ये लोग अब क्या करेंगे। ऊपर से अंग्रेजों की मार पड़ रही है, जंगल जमीन अंग्रेज लिए जा रहे हैं, साहूकार लिए जा रहे हैं, तो डिस्पोजिशन का लगातार शिकार हो रहे हैं, इसलिए अपराध का मार्ग अपनाते हैं। हमारे यहाँ साहसी एक जाति है, साहसी को इस एक्ट में विक्टिमाइज किया गया। ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं, कंजर है, तेरने हैं, सपेरे हैं, बहुत सारे समूह हैं ऐसे, हमें नजर ही नहीं आते, हम ऊपर से देखते हैं इतिहास को। इसलिए सबाल्टर्न स्टडीज के विद्वानों ने कहा हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, इतिहास को नीचे से देखिए। रंजीत गुहा की आप देखिए, वो आदमी लगभग 100 साल जिया है,
बंगाल में पैदा हुआ, लंदन में चला गया, ऑस्ट्रेलिया में, उस आदमी की मैं आपको योगदान बता रहा हूँ, है एलीट क्लास का, ऊंचे वर्ग में पैदा हुआ, लेकिन उसका ध्यान वहाँ गया कि ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिनके साथ इतिहास में बड़ी मार पड़ी है, अंग्रेज सत्ताएं भी मारती हैं और हमारे लोग भी मारते हैं जाति के नाम पे, खासकर उन लोगों को भी इतिहास में वो अंग्रेजों से लड़ते हैं और व्यवस्था से भी लड़ते हैं। व्यवस्था बिल्कुल कुचल रही है, हमारी जो व्यवस्था है वो जाति के नाम पे कुचलती है या साहूकारी सिस्टम के नाम पे कुचलती है, और अंग्रेज अपने सिस्टम, अंग्रेज ने एक्टिव बना दिया, तो इन लोगों को हाजिरी लगानी पड़ती थी थाने में हर दिन। तो दोस्तों इतने सारे लोग हैं, लोग इतिहास के नायक हैं। देखिए एक लास्ट में एक शब्द कह रहा हूं मैं दोस्तों, इतिहास के दो रूप हैं, एक तो है एकेडमिक हिस्ट्री, और दूसरी है पॉपुलर हिस्ट्री। पॉपुलर हिस्ट्री, देखिए आपने सुना होगा पॉप शब्द सुना होगा ना, पॉप म्यूजिक सुना होगा आपने, पॉप पॉपुलर से बना, पॉप हिस्ट्री भी है। पॉपुलर हिस्ट्री, लोग जो हैं अपने इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का इतिहास क्या है, लोग अपने ढंग से अपना इतिहास कहते हैं, लेकिन वो सही बहुत सारा उसमें जो है धारणाएं होती हैं। हमें उस पॉपुलर हिस्ट्री में से भी हिस्ट्री निकालनी है ताकि लोगों का इतिहास लिखा जा सके। एकेडमिक हिस्ट्री और पॉपुलर हिस्ट्री के बीच की जो ये दूरी है, ये हमें मिटानी है, हम एकेडमिक इतिहासकारों, तब जाके दोस्तों इतिहास के जो अनसंग जो चैप्टर हैं, अनसंग जो मामले हैं, वो इतिहास में स्थान उनको मिल पाएगा। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना एड्रेस पूरा करता हूँ।